Karl-Pearson's coefficient of correlation. I have told you about the Karl-Pearson's coefficient of correlation, which is denoted by small r. And the formula, I have told you how to calculate the Karl-Pearson coefficient of correlation. This correlation is represented by small r. The range of this correlation coefficient is -1 to 1. This small r is Karl-Pearson's coefficient of correlation. The range of this is -1 to 1. Okay, if r is equal to 0, that means there is an absence of the coefficient means there is no relation between the two variables. Absence of the correlation is r is equal to 0. If r is equal to +1, there is a perfect positive correlation. If r is equal to -1, there is a perfect negative correlation. Okay, so 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 and 10.4.1 लिमिट्स में सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि r की लिमिट्स कौन सी हैं. ठीक है, इसके बाद हमारे पास है थ्योरम दैट इज कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल. यानी कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है, अगर हम उसका ओरिजिन चेंज कर दें तो भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो वही फार्मूला बनेगा कोएफिशिएंट ऑफ कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाय सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि सपोज आप उसका ओरिजिन चेंज कर देते हो. मान लो हमारे पास उसका ओरिजिन जो है मीन्स अगर हमारे पास पहले हम जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकाल रहे थे, अब हम उसका ओरिजिन चेंज करते हैं तो हमारे पास क्या आता है. ये थ्योरम भी आपने करनी है, एग्जाम में आ सकती है, पूछी जा सकती है, तो हमें पता होनी चाहिए कि सपोज u इज इक्वल टू x माइनस a बाई h. ओके, एंड v इज इक्वल टू मीन्स अनदर ओरिजिन हम ले रहे हैं uv का x माइनस b बाई k. ठीक है, मतलब ये इस तरह से है सो दैट यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू आप निकालोगे तो क्या आ जाएगा, वो आपके पास a प्लस म्यू एच आ जाएगा. और यहाँ से अगर आप यहाँ पे है v इज इक्वल टू y माइनस बी होना चाहिए, y माइनस बी बाई के. ठीक है, तो y माइनस बी बाई के मीन्स यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं. दिस विल बी इक्वल टू b प्लस के v. ठीक है, यहाँ पर हमारे पास a, b, h, k ये सभी कॉन्स्टेंट्स हैं और h और k जो है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, डिनोमिनेटर में नेगेटिव नहीं आना चाहिए. अब आप क्या प्रूव करना चाहते हैं, मीन्स हमारी थ्योरम क्या है कि कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल. इसका मतलब क्या है कि जो वेरिएबल्स हम बात कर रहे हैं अभी r की, r हमारे पास किसमें था, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एक्स वाई, दो वेरिएबल्स में था. अब मैंने एक्स वाई की जगह वो वेरिएबल्स चेंज कर लिए, यानी कि आर को अगर मैं निकालती हूँ यू और वी की फॉर्म में तो वो भी इसके इक्वल ही आएगा, जहाँ पर हमने एक्स की वैल्यू भी निकाली और वाई की वैल्यू भी निकाली. ठीक है, तो आपने सिंपली कोवेरिएंस फाइंड आउट करना है एक्स वाई का, सिग्मा एक्स स्क्वायर निकालना है, सिग्मा वाई स्क्वायर निकालना है, उसको पुट करोगे यू विल गेट दिस रिजल्ट. सो दिस इज व्हाट coefficient of correlation is independent of change of origin and scale. ठीक है, सो दिस इज एन एक्सरसाइज. सो थ्योरम 10.1 आपने करनी है कि कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो है वो इंडिपेंडेंट है चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल के. ठीक है, अगर जो भी इसमें प्रॉब्लम आएगी इस थ्योरम को सॉल्व मीन्स आपने सिर्फ ड्राइव करना है. कोएफिशिएंट आर किसके बराबर है, मैंने आपको बताया था, दिस इज इक्वल टू क्या है, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाई सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई. ठीक है, सो देयर इज ए सिंबल ऑफ दिस. ठीक है, अब आपने इसको इस थ्योरम को प्रूव करना है और जो भी आपको इसमें प्रॉब्लम आएगी वो हम मीट पर डिस्कस करेंगे. व्हाट आर द प्रॉब्लम यू विल फेस व्हाइल ड्राइविंग दिस थ्योरम. ओके, द सेकंड थ्योरम इज 10.2 द टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर अनकोरिलेटेड. देखो पहले भी मैंने ये बात कही है और ये बात क्लियर भी है. इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस क्या है कि इंडिपेंडेंस का मतलब दोनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, दे आर इंडिपेंडेंट. और डिपेंडेंट का मतलब क्या है, बोथ ऑफ देम डिपेंड्स ऑन ईच अदर.
दोनों के दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। जब तक डिपेंड नहीं करेंगे तो वो रिलेटेड कैसे होंगे? अगर वो रिलेटेड हैं तभी डिपेंड कर रहे हैं ना, अगर डिपेंड कर रहे हैं तभी रिलेटेड हैं। इंडिपेंडेंस में तो रिलेशन का मतलब ही नहीं ना। इफ दे आर इंडिपेंडेंट तो उनमें कोई रिलेशन, उनमें मीन्स वो रिलेटेड होने का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो ये सिंपल आपने थ्योरम प्रूव करनी है। मीन्स व्हाट वी वांट टू से दैट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर uncorrelated, means small r is zero between them, ठीक है। there is an absence of the relationship between the two variable। तो अब अनकोरिलेटेड की हम बात कर रहे थे। अब देखो, जैसे अभी मैंने आपको कहा दो वेरिएबल हैं x और y। अब x में आपके पास क्या है? x1, x2, x3, x4, x5 एंड सो ऑन। सिमिलरली आपके पास क्या है? y1, y2, y3, y4 एंड सो ऑन। यानी कि x1 में जो चेंज है देयर विल बी ए कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन y1। x2 में जो चेंज है देयर विल बी ए कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन y2। x3 में जो चेंज है देयर इज ए कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन y3। x4 में जो चेंज है कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन y4। x5 में जो चेंज है देयर इज ए कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन y5, है ना। तो अब अगर कोरस्पॉन्ड्स इनके बीच में कोई रिलेशनशिप है, ये इसमें चेंज करोगे तो इसमें चेंज हो रहा है, इसमें चेंज करोगे तो इसमें चेंज हो रहा है। अगर इनमें चेंज हो रहा है दैट मीन्स दे आर रिलेटेड विद ईच अदर। अगर चेंज नहीं हो रहा तो दे आर नॉट रिलेटेड विद ईच अदर। ओके, सो दिस थ्योरम 10.2 में आपने यही बताना है। अगर आप, सीधी सी बात है, देखो इसमें प्रूफ भी कुछ नहीं है। अगर दो वेरिएबल इंडिपेंडेंट हैं तो हमने पहले सेमेस्टर में पढ़ा था दैट मीन्स कोवेरियंस देयर इज नो वेरिएशन बिटवीन देम। सो कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई इज जीरो सिंपली, ठीक है। तो अगर उनके बीच में वो रिलेटेड नहीं है तो उनके बीच में जो कोवेरियंस है मीन्स कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो, है ही नहीं, ठीक है। तो आप अगर आप निकालो r तो आपका न्यूमरेटर ही जीरो है, न्यूमरेटर जीरो है तो r जीरो हो गया। r जीरो है तो आपके पास जो है आप सिंपली कह सकते हो कि दे आर नॉट रिलेटेड विद ईच अदर। जबकि इसका उल्टा, कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम इज नॉट ट्रू, मीन्स टू अनकोरिलेटेड वेरिएबल्स मे नॉट बी इंडिपेंडेंट, ठीक है। वो भी आप प्रूव करके बता सकते हो। तो ये दोनों थ्योरम नंबर 1, थ्योरम नंबर 2 आपने देख लेनी है कि इसको आपने करना है। उसके बाद है सम assumptions underlying this Karl Pearson's coefficient of correlation। okay, two variables whatever you are taking under study means दो वेरिएबल्स जो आप ले रहे हो अपने उसके लिए, वो लीनियरली रिलेटेड हैं। लीनियरली रिलेटेड का क्या मतलब है? एक में जो चेंज हो रहा है वो कोरस्पॉन्डिंग चेंज दूसरे में है। ये हमने स्कैटर डायग्राम से देखा है। तो ये हम एजम्पशन मान के चलेंगे कि टू वेरिएबल्स विच आर अंडर स्टडी फॉर द कंसेप्ट ऑफ कोरिलेशन दे आर लीनियरली रिलेटेड, ठीक है। सिमिलरली हम ये कहते हैं दूसरा कि ईच वेरिएबल इज बीइंग अफेक्टेड बाय ए लार्ज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंट्रीब्यूटरी कॉजेज ऑफ नेचर एज टू प्रोड्यूस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब क्या है कि जो वेरिएबल्स हैं, मान लो एज, हाइट, वेट, है ना, सप्लाई, प्राइस, ये सब इनकी हम जो अजम्पशंस ले रहे हैं कि वो अफेक्टेड हैं उनके, क्योंकि देखो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल हैं, ठीक है, तो वो अफेक्टेड होंगी। कुछ अजम्पशंस जो हैं ये आपने देखनी है कि कौन सी अजम्पशंस है जो कार्ल पियर्सन मान के चलता है, ठीक है, कि जो सीरीज है उनकी एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद वो चेंज आएगा उनमें, ठीक है। सिमिलरली अगर हम वेरिएबल्स देख रहे हैं उनके ऊपर जो फोर्सेस लग रहे हैं जिसके कारण उनमें चेंज आ रहा है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, वो डिपेंड कर रहा है। वो कैजुअल रिलेशनशिप जो मीन्स आपके पास किसी फॉर्म में भी वो रिलेटेड है, वो उस डिपेंडेंस के कारण अफेक्टेड है, ठीक है, ये मानना पड़ेगा हमें। तो ये अजम्पशंस आपने करनी है 10.4.2। उसके बाद आप एग्जांपल्स इसके करके देखो। स्मॉल r फाइंड आउट करो, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन 10.1, 10.2, जितने आपके पास मैक्सिमम आप न्यूमेरिकल कर सकते हो वो आप इसके न्यूमेरिकल्स करो, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे कोरिलेशन, मीन्स आपका जो हम कोरिलेशन की बात कर रहे हैं बाईवेरिएट के लिए। अभी हमने यूनिवेरिएट के लिए की है, अब हम करेंगे कोरिलेशन फॉर ए बाईवेरिएट
फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कि कैसे कैलकुलेट करना है बाई वेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कोरिलेशन कोफिशिएंट, और फिर हम करेंगे रैंक कोरिलेशन। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम ये करेंगे। अब तक के लेक्चर में मैंने आपको 10.1 से लेके यहाँ तक जो बताया है उसके बेस पे आपने न्यूमेरिकल्स करने हैं, प्लस 2 थ्योरम्स छोटी छोटी हैं वो करनी है, और कुछ न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन स्मॉल आर, हाउ टू फाइंड आउट दैट।